वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो सिविल सर्विसेज के मिसलेनियस पापा पीडीएफ के इस वाले सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट जो हमारा वीडियो था उसमें हमने जनगणना 2011 से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देखे थे और कुछ हमने उत्तर प्रदेश की जनगणना से रिलेटेड पॉइंट्स देखे थे। यहाँ पर मेरी अप्रोच इस तरीके की नहीं होगी कि पूरा एक टॉपिक मैं आपको एक वीडियो में ख़त्म करूँ। यहाँ पर मेरी अप्रोच कैसी रहेगी कि थोड़ा सा यहाँ से पढ़ेंगे, थोड़ा सा हम भारत और विश्व में नगरीकरण के बारे में पढ़ें, थोड़ा सा भारत की वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में पढ़ें। रीज़न बीइंग कि ये जितने आप टॉपिक देख रहे हैं 14, इसमें डेटा बहुत ज़्यादा है और किसी भी एक वीडियो में कहीं भी आप देखेंगे तो आप एक बार में याद नहीं कर सकते, मुमकिन ही नहीं है। बट अगर आप थोड़ा थोड़ा सा यहाँ से पढ़ते रहेंगे वीडियो के साथ में, अभी जो आपका 14 मई का पेपर है उससे पहले बहुत आराम से ये सारी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है ये, बिल्कुल मिस मत करिएगा और जो भी आपके फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हो उन सब में इसको सर्कुलेट करिएगा। रीज़न बीइंग कि ये डेटा आपको और कहीं एक जगह अवेलेबल नहीं होगा। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं वीडियो के साथ में आपको याद कराता हुआ चलूँ, कुछ ना कुछ यहाँ पर लिंक हम साथ में इस्टेब्लिश करें कि चीज़ें आपके दिमाग में कहीं ठहर जाएं। ठीक है, सो वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आप लोगों को बताना है कि 780 पेजेस का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एक पीडीएफ है, जिस पीडीएफ के थ्रू अगर आप पढ़ेंगे तब आप यकीन मानिए कि आपका जो पीसीएस प्री को क्वालिफाई करने का सपना है वो 100% साकार हो जाएगा। अब यहाँ पर ये पीडीएफ आपको मिलेगा कैसे, ये और समझिए। इस पीडीएफ को लेने के लिए आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो इनिशिएटिव चल रहे हैं पीसीएस के लिए, जो एक 4000 का इनिशिएटिव है जिसमें 4000 रुपये फ़ीस है, एक में 6500 रुपये फ़ीस है और एक में 9000 रुपये फ़ीस है। इन तीनों में से किसी में भी अगर आप एनरोल कराएंगे तब आपको ये जो पीडीएफ है वो दिया जाएगा ताकि आप जो है सफलता अर्जित कर पाएँ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीडीएफ है ये, बिल्कुल भी आप इसको मिस मत करिए और मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूँगा कि आप तुरंत जो है ये जो नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ 8564880530, इस नंबर पर आप कॉल करिए या फिर आप 9696066089, ठीक है 66089, इस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर 7523864455। इन तीनों में से किसी भी नंबर पर आप कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, कैसे भी करके हमसे संपर्क करिए और जल्दी से एनरोल करवाइए इन कोर्सेज़ में। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं अब आज के अपने इस सेशन को। तो सबसे पहले हम जो हमारा पहला टॉपिक है जिसमें हमने जनगणना को देखा था, तो कल जो था हमने यहाँ तक कवर अप कर लिया था। इसमें हमने ये बात करी थी कि हिंदुस्तान की ओवरऑल पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग कितना रही, ठीक है, उसमें से कितना % ग्रामीण क्षेत्र में रहा, कितना शहरी क्षेत्रों में, और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो पुरुषों की जनसंख्या है वो कितना % है, महिलाओं की कितना % है, ये सब हमने लास्ट वीडियो में कवर अप किया था। ज़रूर जाकर उसको देखिए, आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। आज के इस वाले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर अप करेंगे जो कि आपका डेकेडल ग्रोथ है 2001 से लेकर 2011 का। ठीक है, ध्यान से देखते हुए चलिएगा। यहाँ पर टोटल कितने व्यक्ति हैं इससे कोई कंसर्न नहीं है, ये नहीं आपसे पूछा जाएगा। ये डेटा सिर्फ आपको इसलिए दिया गया है ताकि एक दिमाग में कहीं आपके चीज़ें ठहर जाएं। बाकी हमें परसेंटेज में सारी बातें याद रखनी है। टोटल अगर हम डेकेडल ग्रोथ की बात करें, दशकीय वृद्धि की, तो ये जो डेटा है 17.7, इसको आप एज इट इज़ अपने माइंड में सेट करिए, इसको याद रखिए, बिल्कुल भूलिएगा मत। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें ग्रामीण क्षेत्रों में कितने % जो डेकेडल ग्रोथ हुआ, दशकीय वृद्धि हुई, वो कितना हुई आपकी 12.3%, ये भी याद रखना है। और वहीं शहरी क्षेत्रों में 31.6%, ये परसेंटेज है टोटल कितना वृद्धि हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में 12.3% और शहरी क्षेत्रों में 31.8% की दशकीय वृद्धि दर देखी गई। अब इस दशकीय वृद्धि में अगर हम बात करें पुरुषों की कि मेल जो है उसमें कितना डेकेडल ग्रोथ देखा गया, ओवरऑल जो डेकेडल ग्रोथ हुआ मेल पॉपुलेशन में वो 17.1% रहा। अब इसमें जो ग्रामीण क्षेत्रों में डेकेडल ग्रोथ हुआ वो 12.1% और शहरी क्षेत्रों में 29.9% का डेकेडल ग्रोथ देखा गया। वहीं अगर हम बात करें महिलाओं की, ओवरऑल जो महिलाओं का डेकेडल ग्रोथ हुआ, दशकीय वृद्धि हुई, वो 18.3% रही। शहरी क्षेत्रों में ये 12.5%, ग्रामीण क्षेत्रों में 12.5% और शहरी क्षेत्रों में 34.0% रही।
तो ये जो डेटा है ये आपका दशकीय वृद्धि से रिलेटेड है। यहाँ पर जो अभी तक एग्जाम में पूछा गया है उसमें आपसे ओवरऑल पूछा गया है कि कितनी दशकीय वृद्धि देखी गई, तो 17.7% आपको याद रखना है। बाकी फीमेल्स का ग्रामीण क्षेत्रों में पूछा गया डेटा है जिसमें 12.5% दशकीय वृद्धि देखी गई। बाकी अब आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। इनको चाहें तो एक जगह नोट डाउन करिए, अदरवाइज सबसे अच्छा तो यही रहेगा कि आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो इनिशिएटिव हैं उसमें एनरोल करवाइए। वहाँ पर एनरोल करवाने के बाद सारी चीज़ें आपकी अपने आप कवर अप हो जाएंगी, सारी चीज़ें आपके पास रहेंगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम दूसरा अपना टॉपिक देखते हैं जिसमें हम उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है उसके बारे में डेटा जो है उसको कवर अप करेंगे। यहाँ पर देखिए एक ही वीडियो के अंदर सारी चीज़ें कवर अप नहीं कर रहा हूँ, रीज़न बीइंग कि एक बार में अगर सारा डेटा मैं आपको देता चला जाऊँगा तो याद रखना पॉसिबल ही नहीं है, बहुत मुश्किल है कि आपको याद हो पाए। तो उससे बेहतर यह है कि आप एक एक करके सारी चीज़ें यहाँ पर कवर अप करते रहें। सो अगला टॉपिक जो है ये हमारा उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 के आंकड़ों से रिलेटेड है। कल जो हमने देखा था टोटल पॉपुलेशन, कुल एरिया के बारे में देखा था और ग्रामीण शहरी जनसंख्या के बारे में। आज नेक्स्ट टॉपिक जो कि है आपका जिलेवार जनसंख्या, इसको यहाँ पर हम कवर अप करेंगे। अब जिलेवार जनसंख्या की के बारे में बात करें तो सबसे ऊपर जो टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट हैं वो कौन कौन से हैं, इसमें आपका इलाहाबाद है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पर है। इस डेटा को एज इट इज़ दिमाग में रखिए। सबसे पहले कौन सा है, इलाहाबाद है, इसके बाद मुरादाबाद है, फिर गाज़ियाबाद है, फिर आज़मगढ़ है, फिर लखनऊ है। ठीक है, तो ये हो गए आपके शीर्ष के जहाँ पर सबसे ज़्यादा आबादी है। तो उस आबादी में सबसे पहले आपका कौन सा आएगा, इलाहाबाद आएगा। इलाहाबाद के बाद कौन सा आएगा आपका, मुरादाबाद आएगा। मुरादाबाद के बाद गाज़ियाबाद आएगा। गाज़ियाबाद के बाद आज़मगढ़ आएगा और आज़मगढ़ के बाद आपका लखनऊ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये टॉप 5 आपको एज इट इज़ याद होने चाहिए। शुरुआत के 3 जो हैं जो बाद में आने चाहिए वो पहले आए हैं। बाद का आने का मतलब क्या है, इनके नाम में बाद की आखिरी में बाद लिखा हुआ है। तो इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाज़ियाबाद। ठीक है, फिर आजमगढ़ और लखनऊ। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564-880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। न्यूनतम अगर हम बात करें, न्यूनतम 5 कौन से हैं, इसमें महोबा है, ठीक है, चित्रकूट है, हमीरपुर है और श्रावस्ती है। सबसे कम पॉपुलेशन किसमें, महोबा में, मात्र 8.75 लाख। इसके बाद चित्रकूट में 9.9, हमीरपुर में 11 लाख और श्रावस्ती में आपका 11.1 लाख। तो यहाँ पर ये इलाहाबाद और महोबा दोनों आपको याद रखने हैं। इसके बाद ये वाला टॉपिक हमारा हो गया जिलेवार। अगर हम पुरुष जनसंख्या की बात करें तो पुरुष और महिला जनसंख्या दोनों में ही अगर हम देखें तो इलाहाबाद जो है वो टॉप पर रहा है। सबसे ज़्यादा पुरुषों की संख्या कहाँ पर है, इलाहाबाद में। चाहे हम बात करें पुरुषों की संख्या की, चाहे बात करें महिलाओं की संख्या की, तो दोनों में ही इलाहाबाद जो है नंबर 1 पे है। अब यहाँ पर सेकंड प्लेस पर जब पुरुषों की बात कर रहे हैं तो मुरादाबाद का नाम आएगा और जब महिलाओं की जनसंख्या की बात कर रहे हैं तो आजमगढ़ आएगा। वहीं अगर हम गाज़ियाबाद की बात करें तो तीसरे प्लेस पर पुरुषों में और तीसरे प्लेस पर महिलाओं में कौन आएगा, आपका जौनपुर। चौथे पर पुरुषों में आएगा आपका कानपुर नगर और मुरादाबाद आएगा महिलाओं में चौथे नंबर पर। ठीक है, इसी तरीके से पुरुषों में 5वें नंबर पर आएगा लखनऊ और महिलाओं में भी 5वें नंबर पर लखनऊ। दैट मीन्स कि अगर हम बात करें किसकी, महिलाओं और पुरुषों की सबसे ज़्यादा जनसंख्या के क्रम में, तो शीर्ष पर कौन है, इलाहाबाद है और 5वें नंबर पर कौन सा है, लखनऊ में। इसके बीच में सारा फेरबदल हुआ है और ये बस आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया है। सो अभी ये वाला डेटा हम यहीं तक कवर अप करते हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर।
अब जो अगला टॉपिक है इसमें बात करेंगे हम भारत में नगरीकरण की, यानी कि अर्बनाइजेशन इन इंडिया। तो अगर हम बात करें नगरीय क्षेत्रों की या फिर अर्बन एरियाज़ की, तो ये दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं आपके वैधानिक नगर, स्टैट्यूटरी जो टाउन्स हैं, और दूसरे हैं आपके सेंसस टाउन्स यानी कि जनगणना नगर। तो सबसे पहले हम देखते हैं वैधानिक नगर क्या होते हैं। नगर पालिका समिति, नगर निगम, छावनी बोर्ड, अधिसूचित नगर क्षेत्र समिति, ठीक है, ये सब किस में आते हैं? आपके वैधानिक नगर में। इनमें से कोई भी एक के होने पर कोई भी अधिवास जो है वो वैधानिक नगर कहलाने लगता है। मतलब वो क्षेत्र जहाँ पर नगर पालिका समिति होगी या नगर निगम होगा या छावनी बोर्ड होगा या फिर अधिसूचित नगर क्षेत्र समिति होगी, नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी होगी, इनमें से कोई भी एक अगर होगा तो वो क्षेत्र कैसा कहलाएगा? आपका वैधानिक नगर कहलाएगा। अब बात करें सेंसस टाउन की, तो ऐसे सभी क्षेत्र जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते हैं। क्या मानदंड है? कि न्यूनतम जनसंख्या 5000 हो, सबसे पहली चीज़। पॉपुलेशन कितनी हो? कम से कम 5000 हो। दूसरा, पुरुषों की मुख्य कार्यकारी जनसंख्या का कम से कम 75% गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो, यानी कि 75% से ज़्यादा पॉपुलेशन पुरुषों की जो है, कम से कम 75% जो है ये कृषि कार्य के अतिरिक्त किसी और कार्य में इन्वॉल्व हो। तीसरा, उस क्षेत्र का जनघनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। ठीक है, तो ये जो मानदंड है ये पूरा करना ज़रूरी है, तभी कोई भी क्षेत्र जो है वो एक सेंसस टाउन कहलाता है। इसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट, ये है आपका आउटग्रोथ। आउटग्रोथ क्या होता है? तो आउटग्रोथ एक ऐसी इकाई है, उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो कोई गांव या गांव का कोई हिस्सा जो एक ऐसे वैधानिक नगर से सटा हो जो पक्की सड़कों, बिजली, जल निकासी, नल प्रणाली और जैसी बुनियादी सुविधाओं जैसे शहरी सुविधाओं को संधारित करता हो, जहां शिक्षा संस्थान, डाकघर, चिकित्सा सुविधाएं, बैंक इत्यादि उपलब्ध हों। आउटग्रोथ के उदाहरण जो हैं जैसे रेलवे कॉलोनी हो गई, विश्वविद्यालय परिसर हो गया, बंदरगाह के पास के क्षेत्र हो गए, ये हो सकते हैं जो किसी नगर या वैधानिक नगर के वैधानिक सीमाओं के तो बाहर हैं, लेकिन गांव या गांव की राजस्व सीमा के भीतर होते हैं। ठीक है, मतलब ओवरऑल कहने का क्या है, आउटग्रोथ वो एरिया है, वो क्षेत्र हैं जहां पर लगभग जैसी शहरी सुविधाएं होती हैं, जिसमें आपका चिकित्सालय हो गया, बिजली हो गई, पक्की सड़कें हो गई, ये सारी सुविधाएं वहां पर होंगी। ठीक है, लेकिन वो किसी भी वैधानिक नगर के अंदर नहीं होगा। ठीक है, वैधानिक नगर के बाहर ही होगा। अब यहाँ पर इसके एग्जाम्पल आपको जैसे ही समझ में आया होगा कि रेलवे कॉलोनीज़ अगर आप देख लोगे तो यहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं। विश्वविद्यालय परिसर की बात करोगे तो वहाँ पे जो कॉलोनी होती है उसके अंदर भी सारी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं। ठीक है, अब ये आउटर एरियाज़ में होते हैं यूजुअली। ठीक है, तो ये जो है वो क्या कहलाएंगे? आपके आउटग्रोथ। ठीक है, इसके बाद नगरीय संकुलन या नगरीय समूह, इसको हम देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसमें। अभी तक यहीं तक कवर अप करते हैं इस वाले वीडियो में, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।